जो ब्रिटिशर्स की, या कह सकते हैं जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेज भारत में कर रहे थे, उसकी सही जो नेचर थी वो किसी को नहीं पता चल पा रही थी। मतलब किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। एक्चुअली अंग्रेज ये कहते थे कि हम भारतीयों को सिविलाइज्ड करने के लिए आए हैं, और हम लोगों ने, अगर हम लोग लगान लेते हैं या रेंट लेते हैं तो फिर इसमें कोई बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कानून व्यवस्था भी बनाते हैं और लोगों के लिए कुछ अच्छे काम भी करते हैं, जैसे सड़कें बना दी, रेलवे बना दी। इसके लिए तो पैसा चाहिए ही। तो सरकार का ये मत था इसमें। दूसरी चीज ये थी कि जो विद्रोह भी हुए अभी तक, किसानों का विद्रोह हुआ, हम पढ़ेंगे आगे, फार्मर्स के रिवोल्ट्स थे। ये रिवोल्ट्स भी जो थे ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। अमूमन जमींदार इसका टारगेट होते थे, या महाजन टारगेट हुए, क्योंकि उनको ये लगता था कि यही है जो शोषण करते हैं। अंग्रेजों का इससे कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा उस समय तक लोग मानते थे। लेकिन सबसे पहले जो ये अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनमें सबसे पहला नाम दादा भाई नौरोजी का ही आता है। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये तो अपने फायदे के लिए ये लोग कर रहे हैं। मान लो इन्होंने सड़कें बनाई हैं, तो उसके लिए इन्होंने लोन लिया है जो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर है, और उस पर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट भी भारतीयों को ही देना है क्योंकि उनसे ही वसूला जाएगा। या अगर ये लोग रेंट ले रहे हैं तो ये रेंट इतना ज्यादा है कि इससे किसी तरीके का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर समाप्त हो रही है। और एग्रीकल्चर तो समाप्त हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर में कमी आ रही है तो इंडस्ट्री खड़ी खड़ी कर दीजिए। इंडस्ट्रीज को यहां डेवलप होने नहीं दिया। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस चीज को डिफाइन किया अपनी किताब में, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। देखो यहां एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अन ब्रिटिश। अन ब्रिटिश का मतलब क्या था? दादा भाई नौरोजी को ये नहीं थे जो ये कहते थे कि भाई ये बहुत ही बुरे लोग हैं या ये खराब हैं या अंग्रेज। ऐसे नहीं थे वो। अगर ऐसे होते तो उन्हें अंग्रेज क्यों चुनते ब्रिटिश पार्लियामेंट में? वो ये मानते थे कि अंग्रेजी राज ठीक है, लेकिन उनका यह भी मानना था कि भारत में जो अधिकारी हैं वो खराब हैं। ब्रिटेन में जो लोग हैं, या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, वो भारतीयों के पक्ष में है, फेवर में है। लेकिन जो यहां पर नौकरशाही है वो भारतीयों का शोषण करती है। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों को अधिकार है, स्वतंत्रता है वहां पर लोगों के पास में। लेकिन वही चीज भारत में नहीं है। अंग्रेज उसे अपने यहां तो लागू करते हैं, लोगों के मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं, लेकिन वही अधिकार भारत में नहीं है। लेकिन वो ये मानते थे कि ये अधिकार भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट की वजह, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की वजह से नहीं, बल्कि ये भारत में, जो भारत में अंग्रेज नौकरशाही है उसकी वजह से नहीं है। इसलिए भारत के शासन को उन्होंने अन ब्रिटिश रूल कहा। अन ब्रिटिश माने जो ब्रिटिशर्स के जैसा नहीं है, नॉट लाइक द ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल को अच्छा मानते थे। ये अर्ली नेशनलिस्ट की एक कमी भी थी, हालांकि आगे देखेंगे ये पूरा एक टॉपिक है उसका। लेकिन ये ठीक मानते थे ब्रिटिश रूल को, इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा ब्रिटिश रूल। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक रखा। इन्होंने क्या बताया
इन्होंने बताया कि भारत में से अंग्रेज जो यहां कर रहे हैं, इसके बदले वो यहां से बहुत कुछ लेके जाते हैं धन के रूप में। और ये ऐसी चीज है जो वापस इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए अंग्रेज भारत से कच्चा माल भेज रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, हम लोगों ने ये समझा पहले। कपास भेज रहे थे, गेहूं भेज रहे थे, चावल भेज रहे थे, चीनी भेज रहे थे। लेकिन उसके बदले में भारत में कुछ आ भी रहा था, चाहे वो मशीन मेड गुड्स हो, वो आ रहे हो इंडिया में, है ना, मशीनों के द्वारा बना हुआ सामान आ रहा हो, या कुछ और। लेकिन इसमें से एक ऐसी बड़ी मद थी जिसके बदले में भारत से कुछ नहीं आता था। धन बाहर तो चला जाता था लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं। जैसे अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी, जो भारत में काम करते थे, उनकी पेंशन, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्चा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में। अच्छा, ये सारा मामला होम चार्जेस का है। इसी को होम चार्जेस कहते थे, जो मैंने आपको वहां बताया। होम चार्जेस में एक आध मद और भी है। जैसे हम लोगों ने ये देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर बन गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। और उसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1861 के शायद काउंसिल एक्ट से, या 1858 के शायद का, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 और 1861 के काउंसिल एक्ट से, ये शायद उससे भी पहले से, देखो मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 1856 का है या 33 का है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जो होम गवर्नमेंट थी वहां इंग्लैंड में, उनके लोगों को सैलरी और पेंशन भारत से जाती थी। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ये पॉइंट लिखवाया है। अब ये होम गवर्नमेंट माने कि जो भारत सरकार, जैसे वहां पे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो होम गवर्नमेंट का हिस्सा था। बाद में वो खत्म होके बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म होके इंडिया काउंसिल बन गई थी 1858 में। तो फिर 15 मेंबर थे उसमें, और एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, 16 हो गए। इन 16 के 16 मेंबर्स की पेंशन और सैलरी ये भी भारत से जाती थी। जबकि वो भारत का कोई प्रशासन नहीं देख रहे थे, भारत में वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, तब भी उनकी पेंशन, सैलरी, उनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, ये सब भारत से जाता था। एक ये मद, इनको होम चार्जेस कहा गया। यानी होम चार्जेस माने वो स्लॉट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट थी जो ब्रिटेन में काम कर रही थी, उसकी पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह, भारत से रिटायर होकर जाने वाले जो अधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, उनकी पेंशन, भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की या सैनिकों की पेंशन या सैलरी या अलाउंसेस जो भी उन्हें मिलते थे, उनके ऊपर किए गए एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर किए गए खर्चे, इन सबको मिलाकर होम चार्जेस कहते थे। इसके बदले में भारत से कुछ नहीं, भारत को कुछ नहीं आता था। एक और चीज थी, अंग्रेजों ने भारत में इन्वेस्टमेंट भी किया, हम लोगों ने ये देखा 1860 के बाद में, 1860 के आसपास। उस इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट था उस पर हैवी ब्याज दिया जाता था। इस ब्याज के बदले में भी भारत पर कुछ नहीं आता था, वापस भारत लौटकर कुछ नहीं आता था, ब्याज भी चला गया। इसी को उन्होंने धन का बहिर्गमन कहा, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। दादा भाई नौरोजी ने इसी को पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ी धनराशि है जिसके बदले में भारत कुछ नहीं आता है, जिसकी वजह से लगातार भारत गरीब होता जा रहा है। और फिर उन्होंने इसमें आंकड़े दिए, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब की को उन्होंने बताया। दैट वाज द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसमें होम चार्जेस के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट किया, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के लिए था, ना कि भारत के किसी फायदे के लिए। और उसका जो पैसा था वो दिया जाता था भारतीय खर्च से, भारतीय राजस्व से दिया जाता था, इंडियन रेवेन्यू से।
इसका सभी राष्ट्रवादियों ने विरोध किया, और बाद में जहां तक मुझे याद आ रहा है, या तो 1909 में या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसे समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्रवादियों ने ये बहुत बड़ी मांग की थी इसके लिए। तो एक तो बात ये थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की। अब इसमें इसलिए इकोनॉमिक क्रिटिक था ये अंग्रेजों का। अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनकी आलोचना की गई थी इसमें। बताया गया था कि कैसे वो भारत को लगातार लूट रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक क्रिटिक भी था। असली चेहरा भी अंग्रेजों का भारतीयों के सामने रखा, जिससे ये हुआ कि भारतीय वास्तव में कॉलोनियलिज्म का जो एक एक एस्पेक्ट था, कॉलोनियलिज्म का जो एक आधार था, उसको समझ पाए। ये अंग्रेज भारत में क्या कर रहे हैं इसको समझ पाए। इससे पहले तो वो जानते ही नहीं थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं इंडिया में। इससे नेशनल मूवमेंट को मजबूती मिली। आगे हम लोग इस बात को देखेंगे कि कैसे मजबूती मिली। फिलहाल यहीं तक, इससे नेशनल मूवमेंट को मजबूती मिली। इसलिए जब इसलिए जब बाद में नेशनल मूवमेंट को मजबूती मिली, है ना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हो गया था बाद में, फिर लगातार उन्होंने इसी के आधार बना के आलोचना वगैरह भी की, क्रिटिक भी किया। तो आप इसमें ये मेरी बात ये समझ में आई जो मैंने समझाया यहां तक? यहां तक क्लियर है? हाँ जी, बाकी लोग बताओ, क्लियर है, समझ में आया? यस सर। अब ये जो बातें उन्होंने कही दादा भाई नौरोजी ने, ये उन्होंने एक पेपर तैयार किया था 1868 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलने के लिए। इस पेपर का ही शीर्षक था ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाद में ये 3 वॉल्यूम में छपा। तो इन तीनों वॉल्यूम के मैं आपको नाम लिखवा दूंगा। 3 वॉल्यूम में बाद में ये छापा गया, और फिर बाद में ये किताब ही बन गई है। पहले ये केवल डिस्कशन पेपर था जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए तैयार किया था। तो फिलहाल आप इसमें कुछ कुछ बातें लिख लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। इसमें लिखना, द अर्ली नेशनलिस्ट द अर्ली नेशनलिस्ट firstly put firstly put forward firstly put forward the real nature of British colonialism in India, of British colonialism in India। ठीक है ना? हिंदी में लिखिए इसे। शुरुआती राष्ट्रवादियों ने शुरुआती राष्ट्रवादियों ने सर्वप्रथम शुरुआती राष्ट्रवादियों ने सर्वप्रथम अंग्रेजी उपनिवेशवाद अंग्रेजी उपनिवेशवाद का वास्तविक चेहरा अंग्रेजी उपनिवेशवाद का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने रखा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वर्क ऑफ दादा भाई नौरोजी द वर्क ऑफ दादा भाई नौरोजी, इनके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, इनका एक निक नेम भी है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वर्क ऑफ दादा भाई नौरोजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस संदर्भ में दादा भाई नौरोजी इस संदर्भ में दादा भाई नौरोजी
जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, का कार्य सर प्रमुख है। ही नोट ओनली he not only exposed the British colonialism, he not only exposed the British exploitation, British economic exploitation, ऐसा लिखिए। He not only exposed the British economic exploitation, but also, but also, but also issued होगा बल्कि, but also issued an economic critique of it, an economic critique of it। उन्होंने उन्होंने न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद का असली चेहरा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का असली चेहरा लोगों के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, बल्कि बल्कि इसकी आर्थिक आलोचना भी की। इन 1867, है ना, अब यहां से शुरू होता है, ये कैसे किया ये बताते हैं। इन 1867, in 1867 he wrote he wrote a paper he wrote a paper with title with title England's debt to India। इंग्लैंड्स डेब्ट, डेब्ट माने वही कर्ज, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ठीक है ना, ये अंग्रेजी में ही था तो इसे अंग्रेजी में ही लिखेंगे। 1867 में उन्होंने 1867 में उन्होंने, समझना है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1867 में उन्होंने इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया के नाम से, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया नामक शीर्षक से, ऐसा लिखना, नामक शीर्षक से एक पत्र प्रस्तुत किया, है ना। अच्छा, इसी में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया और बताया कैसे ही बाहर चला जाता है भारत से धन, और इसके बदले में कुछ नहीं आता यहां पर। इस लेटर में उन्होंने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जुड़ी हुई है इस लेटर से, इस पत्र से, इस शीर्षक से। ठीक है ना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया आगे आएगा अभी, तो लिखना। इन दिस लेटर in this letter he gave the theory of drain of wealth, drain of wealth। इस पत्र में उन्होंने इस पत्र में उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। ठीक है ना। अब यह सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे मद ऐसे हैं
इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन तो इंडिया का है ही, ये तो कॉलोनियल नेचर में ही है। लेकिन इसमें भी कुछ मद ऐसे हैं जो भारत से धन को बाहर तो लेके जाते हैं, लेकिन उनके बदले भारत में कुछ नहीं आता है, जिससे लगातार भारत गरीब हो रहा है। तो लिखिए इसमें, he explained that he explained that there is poverty in India, there is poverty in India due to British policies, due to British policies। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि भारत में भारत में गरीबी का प्रमुख कारण भारत में गरीबी का प्रमुख कारण अंग्रेजी नीतियां हैं, अंग्रेजी नीतियां हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज ब्रिटिश पॉलिसीज continuously drain money continuously drain money from India। continuously drain out लिखना आप, drain out money from India। इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि अंग्रेजी नीतियां अंग्रेजी नीतियां भारत से लगातार भारत से लगातार धन बाहर ले जाती हैं, भारत से लगातार धन बाहर ले जाती हैं। एंड एंड नथिंग केम टू इंडिया नथिंग केम टू इंडिया नथिंग केम बैक टू इंडिया, ऐसा लिखना। एंड नथिंग केम बैक टू इंडिया बैक टू इंडिया इन द कंट्रास्ट ऑफ इट इन द कंट्रास्ट ऑफ इट। तथा इसके बदले भारत में कुछ नहीं आ पाता है, भारत में कुछ नहीं आ पाता है। दिस मेक्स इंडिया दिस मेक्स इंडिया मोर पुअर एवरी डे मोर पुअर एवरी डे। तथा यह भारत को तथा यह भारत को प्रत्येक दिन तथा यह भारत को प्रत्येक दिन और गरीब बनाता जाता है। ठीक है, इसमें लिखना। अब ड्रेन किस फॉर्म में है इसको देखते हैं, तो अगले पॉइंट में लिखना, दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ इज इन दीज फॉर्म्स इज इन दीज फॉर्म्स। धन का यह बहिर्गमन धन का यह बहिर्गमन इस प्रकार से है। पहला लिखना, सैलरीज एंड पेंशंस salaries and pensions of British officials in India
दूसरा लिखना, अब दूसरे पॉइंट में लिखना, मतलब अगली लाइन से ही लिखना दूसरा पॉइंट डाल के, क्योंकि मैं होम चार्जेस सर बता ये दूंगा हिंदी यहाँ में पे। बता दीजिए। अच्छा, हिंदी में तो लिखो भारत, बल्कि इसमें ना पेंशन काट दीजिए जरा, इसमें सैलरी सैलरी लिखिए, क्योंकि होम चार्जेस बताना ना मुझे, क्योंकि आया है यूपीएससी में। होम चार्जेस आईएएस में पूछा गया है कि क्या था ये, तो आईएएस में 2-3 साल पहले पूछ लिया गया है, 2 साल पहले जहां तक मुझे लग रहा है, तो अब पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी आया फिर उसके बाद ये पीसीएस में, तो क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलता। तो सैलरी जो थी वो होम चार्जेस में नहीं थी, पेंशन लेकिन होम चार्जेस में थी, तो दूसरा लिखिए, पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। तीसरा लिखिए, अच्छा हिंदी में लिख लीजिए, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। दूसरा लिखिए, इसमें नेक्स्ट लिखिए, मतलब सैलरी एंड पेंशन, सैलरी एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स which work for British India government, which work for British India government, British India government in England, है ना। वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बाद में फिर वो होम ये बन गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये सब वही लोग थे जो इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन काम क्या कहते थे कि भारत का कर रहे हैं हम लोग, इनकी पेंशन और इनकी सैलरी, है ना। नेक्स्ट लिखिए, अब मैं आगे होम चार्जेस का ही लिखवाऊंगा, पहले नेक्स्ट लिखिए इसमें, अलाउंसेस, अलाउंसेस एंड वेरियस एक्सपेंडिचर, एंड वेरियस एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया एंड इंग्लैंड, इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ब्रिटिश, या ऐसा लिखना, भारत में, भारत एवं इंग्लैंड में, भारत एवं इंग्लैंड में काम करने वाले, भारत एवं इंग्लैंड में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्ते, दिए जाने वाले विभिन्न भत्ते, ठीक है। अब यहां तक के ऊपर पहला वाला छोड़कर, बाकी फर्स्ट छोड़कर यहां तक को आगे लिख लो, इसको ब्रैकेट में बंद करके बड़े से में होम चार्जेस, ये होम चार्जेस का मत था, इसको कहते हैं होम चार्ज। इसके आगे डैश करके लिख लो होम चार्ज। ये 3-4 जो भी पॉइंट है पहले वाला छोड़कर, ये सब होम चार्जेस के मद हैं, पॉइंट है, इन सबको मिलाकर होम चार्ज था। ये बजट में भी होम चार्ज लिखा जाता था। होम चार्जेस, इनकी खूब मुखालफत थी, इनके खूब विरोध किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और बाद में फिर इन्हें हटा भी दिया गया था, क्योंकि ये इंडियन रेवेन्यू से जाते थे, और ये अधिकारी काम करते थे इंग्लैंड में, यहां काम ही नहीं करते थे। तो जब यहां काम नहीं करते तो सैलरी यहां से क्यों ले, उनका कहना यही था भारतीय नेताओं का, काम करते हैं इंग्लैंड में और सैलरी जाती है यहां से। तो इसलिए बाद में फिर इसे, जैसे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद बनाया गया, उसकी सैलरी वगैरह सब यहीं से ही जाती थी। चलो गवर्नर तो इंडिया में काम करता था, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था वो तो इंग्लैंड में ही काम करता था।
तो दीज आर होम चार्जेस। तो एक तो ये बताया इन्होंने कि ये बाहर जा रहा है, इसके बदले में कुछ नहीं आता। अब नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, और कौन से मद हैं इन्होंने बताया, तो वो लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू गिवन टू ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, गिवन टू ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, है ना। हिंदी में लिखिए, ब्रिटिश भारत सरकार को, ब्रिटिश भारत सरकार को दिए गए ऋण पर, दिए गए ऋण पर ब्याज, है ना। एक तो ये हुआ। दूसरा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था इंडिया में, जैसे बागान खरीदे हुए थे खूब, उस पर होने वाला प्रॉफिट वो सब इंग्लैंड ले जाते थे। तो जो पूंजी निवेश किया गया था इंडिया में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया 1860 के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, तो उससे होने वाला जो भी लाभ था, मान लो मैंने कोई बाग खरीद लिया, मुझे 10 लाख रुपए का लाभ हुआ साल के अंत में, मैं लेके इंग्लैंड चला गया 10 लाख रुपए, पूंजी मेरी यहाँ की यही है, अगले साल फिर 10 लाख लेके जाऊंगा। अब वो जो 10 लाख है वो भारत से बाहर जा रहा है, उसके बदले में कुछ नहीं आ रहा इंडिया। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था इंडिया में, उसके बदले में जो भी लाभ होता था वो सब भारत के बाहर जाता था। तो लिखिए इसको भी, द प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, द प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, भारत में, भारत में पूंजी निवेश पर, भारत में पूंजी निवेश पर प्राप्त होने वाला लाभ, ठीक है। ये इतने मद थे जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में उन्होंने बताए कि ये वो एरिया हैं जिनके बदले में कुछ नहीं आता। तो आप लिखिए, सो अगले पॉइंट से लिखना आप। सो दादा भाई नौरोजी एक्सप्लेन्ड, सो दादा भाई नौरोजी एक्सप्लेन्ड, explained the above items, the above items in the form of, in the form of the theory of drain of wealth, in the form of the theory of drain of wealth। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने उपरोक्त मदों को, उपरोक्त मदों को धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के साथ जोड़ा, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के साथ जोड़ा, ठीक है ना। उन्होंने अब ये बताया आगे कि कैसे यहां से ये पैसा बाहर जाता है, इसलिए भारत में निवेश की कमी है, भारत में पैसा ही नहीं रह पाता, और इस वजह से यहां पूंजी निवेश नहीं होता, और पूंजी निवेश ना होने की वजह से जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो भारत में नहीं बन पाती। इसलिए जो पुरानी कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो समाप्त हो गई, लेकिन उसके बदले में कोई इंडस्ट्री दूसरी यहां मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लगी। इसने और भारत की हालत जो है वो बदहाल कर दी। तो अगले पॉइंट में लिखना, दादा भाई नौरोजी ऑल्सो स्टेटेड दैट, दादा भाई नौरोजी ऑल्सो स्टेटेड दैट द लैक ऑफ कैपिटल इन इंडिया,
द लैक ऑफ कैपिटल इन इंडिया, lack of capital in India stop या प्रिवेंट लिखना, द लैक ऑफ कैपिटल इन इंडिया प्रिवेंट द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, प्रिवेंट टू फॉर्म ऐसा लिखना, प्रिवेंट टू एस्टैब्लिश मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तथा भारत में तथा भारत में तथा भारत में पूंजी की कमी के फलस्वरूप, भारत में हुई पूंजी की कमी के फलस्वरूप तथा भारत में पूंजी की कमी के फलस्वरूप आधुनिक उद्योग नहीं विकसित हो पाए, आधुनिक उद्योग विकसित नहीं हो पाए। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, ये दादा भाई नौरोजी ने इसे बताया, अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद इन्होंने ये इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जो एक पेपर था उसमें लिखा। इसके बाद उन्होंने किताब ही लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में, और जितने भी उनके लेख थे इन सबको इसमें कंपाइल कर दिया इस बुक में। तो एक तो यही इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया ही कंपाइल हो गया इसमें। एक दूसरा इन्होंने 1870 में लिखा वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और एक 1871 में लिखा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो ये 3 चैप्टर हैं इस बुक में, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, या 3 राइटिंग्स हैं उनकी। तो अगले पॉइंट से लिखना, कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने सभी लेखों को पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लेखबद्ध किया, लेटर पीरियड दादा भाई नौरोजी compiled his writings in book Poverty and Un-British Rule in India, Poverty and Un-British Rule in India। इस पुस्तक के अंतर्गत निम्न 3 अन्य शीर्षक भी हैं, ठीक है। देयर आर 3 other titles, there are 3 other titles in this book। क्या क्या नाम है उनके, तीनों के लिख लीजिए। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ये सबसे पहला था जो उन्होंने लिखा था, इसी में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। तो इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, और इसके आगे लिख लेना ब्रैकेट में थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, इसी टाइटल में है। दूसरा लिखिए द वांट्स WANTS, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया,
द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। और तीसरा लिख लीजिए, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं इसके जो इसमें शामिल है। ठीक है ना। देखो, दादा भाई नौरोजी ने ही धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, और बाद में 1905 में सबसे पहले स्वदेशी की बात भी इन्होंने ही की, सबसे पहले। आगे हम लोग इसे करेंगे, यहां आप नोट में लिख लीजिए, क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का बाद में इन्होंने जो तोड़ निकाला, या ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का जो इन्होंने क्लाइमेक्स निकाला, दैट वाज स्वदेशी। और आप देखोगे इस 1905 का स्वदेशी आंदोलन इसी से प्रेरित था। तो आप इसमें नोट में लिखिए यहीं पर, जिससे आपको आगे याद भी रहेगा। नोट में लिखना, कालांतर में 1905 में, कालांतर में 1905 में दादा भाई नौरोजी ने, 1905 में दादा भाई नौरोजी ने इस आर्थिक शोषण के विरोध में, इस आर्थिक शोषण के विरोध में स्वदेशी की संकल्पना दी, स्वदेशी की संकल्पना दी। लेटर इन 1905, लेटर इन 1905 दादा भाई नौरोजी gave the concept of स्वदेशी, दादा भाई नौरोजी gave the concept of स्वदेशी, स्वदेशी against, against this economic exploitation of Britishers, against this economic exploitation of Britishers। ठीक है ना। अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट से, अगले सिरे से लिखना। देखो, दादा भाई नौरोजी की इस इकोनॉमिक क्रिटिक को बाद में कई लोगों ने आधार बनाया अपनी आलोचना का, अंग्रेजों की आलोचना का। इसमें 1872 के एक बहुत बड़े नेता थे, महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे, एमजी रानाडे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के इसी स्टडी के आधार पर और अंग्रेजों की आर्थिक आलोचना की, इकोनॉमिक क्रिटिक रखा अंग्रेजों का। बाद में दादा भाई नौरोजी महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इसको रखा सामने, आलोचना की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। एक और इकोनॉमिस्ट हुए उस समय, रोमेश चंद्र दत्त, 1901 में उन्होंने किताब लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया, इसे ही एक्सप्लेन किया और आलोचना की ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की। इनकी ये बड़ी फेमस पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये मेरे पास थी लेकिन कोई ले गया, मुझे मिल नहीं रही है अब। बहुत बढ़िया किताब थी ये, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी 1896 में, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को। तो आप लिखो इसमें, अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट से लिखना। कालांतर में 1872 में, कालांतर में 1872 में दादा भाई, सॉरी, कालांतर में 1872 में महादेव गोविंद रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस रानाडे भी कहते हैं इन्हें क्योंकि ये जज थे,
महादेव गोविंद रानाडे ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रसारित किया, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रसारित किया एवं अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की। इन 1872 महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, also propounded the theory of drain of wealth, and criticized the British policies। 1901 में, या ऐसा लिखो, अगले पॉइंट में लिखना 1896 में, अब ये क्रम से लिख रहे हैं सब घटनाएं। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, इस सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इन 1896 the Calcutta session of Congress, in the Calcutta session of Congress, theory of drain of wealth was accepted, accepted सर्वसम्मति से। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बताओ इसको क्या कहते हैं सर्वसम्मति को? बहुमत को, मेजॉरिटी है, यूनानिमसली, करेक्ट, यूनानिमसली सही वर्ड है, यूनानिमसली, ठीक है ना। अगले पॉइंट में लिखना 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी, ये अर्ली नेशनलिस्ट थे ये सब नेता, 1900 ये योगदान भी है इनका। 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण करते हुए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण करते हुए धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन 1901 गोपाल कृष्ण गोखले put the theory of drain of wealth, in 1901, या लिख लिया हो तो पहले मत लिखना, drain of wealth when he was preaching at Imperial Legislative Council. When he was preaching at Imperial Legislative Council। और लास्ट लिखिए, रमेश चंद्र दत्त ने 1901 में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रकाशित किया। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रकाशित किया। इन 1901 रमेश चंद्र दत्त या आरसी दत्त डिफाइन द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ in his book इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहां पर नोट लिखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं, ये दो तीन नोट हैं। एक तो ये कि सर सैयद अहमद खान इसमें यकीन नहीं करते थे, दादा भाई नौरोजी की थ्योरी में, ड्रेन ऑफ वेल्थ में यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था ऐसा है ही नहीं। तो एकमात्र नेता थे जो इसमें यकीन नहीं करते थे। तो लिखिए इसको नोट में, सर सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को खारिज कर दिया। सर सैयद अहमद खान रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक तो ये, और दूसरा लिखिए, देखो दादा भाई नौरोजी ने इसे एक और नाम दिया था, इविल ऑफ ऑल इविल्स, अनिष्टों का अनिष्ट कहा था इसे। तो लिखिए, दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अनिष्टों का अनिष्ट कहा। दादा भाई नौरोजी stated the drain of wealth as evil of all evils। evil of all evils, है ना। अच्छा, इसे मोरल ड्रेन को भी कहा उन्होंने, नैतिक निकास भी कहा। उन्होंने ये कहा कि ये केवल धन का ही निकास नहीं है, बल्कि एक मोरल ड्रेन भी है। मतलब ये नैतिकता का भी निकास है, यानी भारत में से नैतिकता भी समाप्त हो रही है इसकी वजह से। अंग्रेज इतनी बुरी तरीके से लूट के ले जाते हैं धन यहां से। तो लिखिए इसी में ही, उन्होंने इसे नैतिक निकास की संज्ञा भी दी। उन्होंने इसे नैतिक निकास की संज्ञा भी दी। He also told it as moral drain too, और एक नोट और लिखिए इसमें, देखो आरपी दत्त, आरसी नहीं आरपी दत्त, रजनी पाम दत्त की एक किताब है इंडिया टुडे। ये मॉडर्न हिस्टोरियन थे। इसमें ये तीनों फेजेस को डिफाइन किया गया है ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन की, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, जो ऊपर हमने तीनों लिखी हैं, वो वाणिज्यिक पूंजीवाद और ये सब जो तीनों लिखे हैं उसमें उनको। तो लिखिए इसमें, रजनी पाम दत्त, आरपी दत्त लिख सकते हैं। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीनों चरणों को
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीनों चरणों को परिभाषित किया है, तीनों चरणों को परिभाषित किया है। आरपी दत्त एक्सप्लेन्ड आरपी दत्त एक्सप्लेन्ड द all three phases of British economic exploitation in India, in his book India Today। ठीक है ना, ये हमारा पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। चल ठीक है ना, यहां तक रखते हैं, आगे फिर करेंगे अगली क्लास में। जहां तक मैं समझता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा 1857 का होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि रिवोल्ट पर आ गए हैं। या कुछ और होगा, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि शायद कुछ छोटे मोटे आंदोलन और भी हैं वो देखने हैं। रिवोल्ट उसके बाद में शायद आता है। तो चलिए, जो भी होगा टॉपिक नेक्स्ट जो होगा न्यू होगा। मंडे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।